आज मैं अड़ी की शुरुआत करना चाहती हूं कोलकाता से कुछ तस्वीरें आपको दिखाकर। ये तस्वीरें उन तैयारियों की हैं जो कोलकाता पुलिस ने की थी एक छात्र संगठन के प्रदर्शन के ठीक पहले। इस प्रदर्शन का आयोजन पश्चिम बंगाल छात्र समाज नाम के एक संगठन ने किया, लेकिन इससे पहले कि प्रदर्शन आज शुरू भी हो पाता, बंगाल पुलिस ने पूरे शहर को, पूरे कलकत्ता को छावनी में बदल दिया। पुलिस का कहना था कि उन्हें यह जानकारी मिली है कि कुछ लोग मार्च का इस्तेमाल हिंसा फैलाने के लिए करेंगे, इसीलिए उन्होंने पूरे इलाके में प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगा दिए और मार्च को अवैध और अनाधिकृत घोषित कर दिया। देखिए कि आज पुलिस ने सुबह से ही किस तरह की तैयारी कर रखी थी। पूरे शहर में 4000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। न केवल बैरिकेड्स लगाए गए, बल्कि उन्हें एक साथ वेल्ड कर दिया गया और उन्हें एक ऐसे पदार्थ से भी पूरी तरीके से कवर कर दिया गया जिससे वो फिसलन भरे हो जाए। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। किसी भी आवाजाही को रोकने के लिए सीमेंट की बोरियों और कटीले तारों का इस्तेमाल किया गया और कंटेनरों को, बड़े बड़े कंटेनर सड़क पर खड़े कर दिए गए। इसके अलावा स्मोक बॉम्ब और वाटर कैनन भी तैयार रखे गए थे। जैसे ही आज दिन में मार्च अलग अलग जगहों से शुरू हुआ, पुलिस फौरन हरकत में आ गई। पहले प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। भाजपा गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई और अब पुलिस कार्रवाई के विरोध में कल 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया गया है। जाहिर सी बात है कि इस मार्च को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा कि पुलिस की ज्यादती की तस्वीरों ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को महत्व देने वाले हर व्यक्ति को आज नाराज कर दिया है। यहां तक कि पूर्व कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि छात्रों के खिलाफ इस तरीके के बल प्रयोग का क्या जरूरत थी कि इतने ज्यादा तैनातगी की जाए। वैसे कांग्रेस और लेफ्ट ने आधिकारिक तौर पर इस विरोध प्रदर्शन से खुद को अलग कर लिया था और इसे बीजेपी का एक फ्रंट बताया था। कोलकाता की सड़कों पर आज जो कुछ दिखा, उस पर आज भी कांग्रेस के किसी भी राष्ट्रीय नेता ने प्रतिक्रिया नहीं दी। टीएमसी ने अपनी ओर से इस विरोध प्रदर्शन को पश्चिम बंगाल को अस्थिर करने के लिए भाजपा का प्लान करार दिया है। आज बंगाल में दीदी नहीं, ईदी अमीन का परिचय मिल रहा है और जिस प्रकार से आम प्रदर्शनकारियों को जो बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं, उनके साथ आज जो बर्ताव किया जा रहा है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का पश्चिम बंगाल नहीं, जहां पर मस्तिष्क ऊंचा और मन बिना भय का होता था, आज भय नहीं, आज केवल और केवल भय छाया हुआ है और ममता बनर्जी के राज में माँ माटी मानुष नहीं बल्कि बलात्कारी बचाव चल रहा है। ये सरकार के खिलाफ लोगों को कुछ कहना है, लोगों को गुस्सा, उनका तरीका कुछ अलग होते हैं। हमारा पार्टी के तरीका अलग होते हैं, दूसरे पार्टी के तरीका अलग होते हैं। फिर भी ये सरकार ने पहले कह चुके थे कि ये इलीगल है। कौन सा लीगल, कौन सा इलीगल, मुझे पता नहीं, क्योंकि इस बंगाल में राजनीति के चलते बहुत सारे आंदोलन देख चुके हैं और इसमें कोई हिंसा ना हो, इसके लिए सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों को सहमति बनना चाहिए। तो आज के सवाल अड़ी पे हैं बिल्कुल सीधे। क्या लोगों को पश्चिम बंगाल में न्याय मांगने के लिए एक मार्च निकालने का भी अधिकार नहीं है? जो लोग मौलिक अधिकार के रूप में विरोध करने के अधिकार की मांग करते हैं, वो अपने ही राज्य में लोगों को इतना हक नहीं देते कि वो अपनी आवाज सड़कों पर आकर उठा पाए। ऐसे लोग भी थे, आपको याद होगा, जिन्होंने सिंघू बॉर्डर पे जब बैरिकेड्स लगे थे कुछ अराजक तत्वों को बाहर रखने के लिए, उसे फांसीवाद का संकेत बताया था। लेकिन वही लोग आज अपने राज्य में एक छात्र संगठन को रोकने के लिए ऐसे ही बैरिकेड, ऐसे ही कंटेनर, ऐसे ही वाटर कैनन लगा रहे हैं। आखिर क्यों? और अंत में क्या ये वास्तव में छात्रों का विरोध प्रदर्शन था या भाजपा का एक बड़ा प्लान था जिससे वो राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी को निशाने पर ले सके?
हमारे साथ चर्चा में आज जुड़ गए हैं राधिका खेड़ा, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, ऋतु चौधरी, प्रवक्ता है कांग्रेस की, स्वयं प्रकाश पुरोहित तृणमूल कांग्रेस से, जयंत घोषाल वरिष्ठ पत्रकार हैं, बादल देवनाथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले सवाल पूछूंगी मैं आपसे, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की बात है, तो ये बताइए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, वाटर कैनन, टीयर गैस शेल्स, कंटेनर, नुकीले तार, क्या कुछ नहीं किया आपने प्रदर्शन को रोकने के लिए? क्यों? देखिए, ये जो आज जो ये आंदोलन का रूप दिया गया भारतीय जनता पार्टी की एबीवीपी टीम ने बैक से पूरा सपोर्ट करके, ये जिस तरह से इसको छात्र का नाम दिया गया, इसमें छात्र कहीं नहीं थे। आप तस्वीरें देखिए, जूम करके फोटो को देखिए, एक एक फोटो को जूम कर करके देखिए। आपने तो चैनल कंटिन्यू दिखाया लाइव, मगर दुर्भाग्य का विषय है कि मुद्दा बलात्कार नहीं रह गया है, मुद्दा पश्चिम बंगाल की सरकार में अराजकता फैलाना रह गया है। पश्चिम बंगाल की सरकार को डिस्टर्ब करना है, डिसमेंटल करना है, यही एक मुद्दा रह गया है। सर ये बताइए पुरोहित जी, आप कह रहे हैं कि ये सारे अराजक तत्व थे, आतंकी किस्म के लोग थे। मैं वो तस्वीर से फिर से दिखाना चाहती हूँ, एक बूढ़ा आदमी हाथ में तिरंगा लेकर के वाटर कैनन के सामने खड़ा हुआ। ऐसा क्या कर देता ये आदमी अगर ये सच में नबन्ना तक पहुंच भी जाता? क्या ये कोई आतंकवादी है? ये कोई आतंकी एलिमेंट है? ये उपद्रवी है? पद्मा जी सुनिए, ये आतंकी नहीं है, मगर ये छात्र भी नहीं है, मगर ये तो आम आदमी को सड़क पे निकलने का हक नहीं है। आम आदमी सुनिए तिरंगा झंडा लेकर के अगर आम आदमी धरना प्रदर्शन करे, वहां बैरिकेडिंग की हुई थी, वहां से दवानों कुछ ही दूरी पर है। आप वहां पे अगर बैरिकेडिंग है, लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन करने के लिए पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, तो आप उसको बोलेंगे कि पुलिस प्रशासन काम क्यों कर रहा है? हाई कोर्ट ने जब 14 तारीख की रात को इसी तरह की भीड़, 7,000 लोगों की भीड़ जब घुसती है आरजीकर मेडिकल हॉल में, हॉस्पिटल में, उसके बाद में हाई कोर्ट का संज्ञान लिया जाता। हाई कोर्ट बोले तो हमें पता नहीं था कि पीसफुल मोर्चा, ये पीसफुल नहीं था, पत्थर बरसाए गए, पुलिसों की गाड़ियां तोड़ी गई, बाइक जलाई गई। ये जो अराजक तत्व, अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है, इनका चेहरा सामने आ गया। दोपहर खत्म होते होते इनके नेता झंडा लेकर के, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के पहुंच गए। आपको याद होगा 7 जनवरी 1993 की तारीख आपको मैं याद दिलाना चाहती हूं। आप कह रहे हैं कि भाई आज ये कौन अराजक तत्व हैं जो कि नबन्नों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री आवास तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए, इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, यही कह रहे हैं आप? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सुनिए, उनको कहा गया था कि आप इस लाइन से आगे नहीं जा सकते हैं। तो यही चीज ममता बनर्जी को कहा गया था 7 जनवरी 1993। क्या हुआ था उस वक्त? ज्योति बासु मुख्यमंत्री थे। तब ममता बनर्जी, जो कि एक उभरती हुई नेता थी, उन्होंने क्या कहा कि न्याय की मांग करके मैं मुख्यमंत्री के दफ्तर तक जाऊंगी, क्योंकि ये हमारा हक है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा अधिकार है। 1993 में जो उन्होंने खुद किया, आज 2024 में जब कुछ और लोग करना चाहते हैं तो आप उनको कह रहे हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाहते हैं। सुनिए, उस ममता बनर्जी ने बहुत अभियान किए हैं। सुनिए, खुद ममता बनर्जी उसी प्रदर्शन की राजनीति से उभरी हुई नेता है, और आज किसी प्रदर्शन पर वो डंडे चलवाती हैं। नहीं, डंडे चलवाना, सुनिए, गोली बरसाई गई थी। जिस तारीख की आपने बात की है ना, उसके बाद में 21 जुलाई को नो आईडी नो वोट की मांग लेकर के, जब उस समय राइटर्स बिल्डिंग का दीदी ने घेराव किया था, पश्चिम बंगाल सरकार की जिस पुलिस की बात करते हैं, उन्होंने गोलियां बरसाई थी। और हमारे तृणमूल कांग्रेस के, उस समय कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस की नेत्री थी ममता बनर्जी, यूथ कांग्रेस की, उस समय में बाकायदा गोलियों से छलनी करके बर्बाद और वही जो किया था उस वक्त की सरकार ने, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जब ममता बनर्जी के ऊपर डंडे चले, जब ममता बनर्जी पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, उसी का खामियाजा उस वक्त की सरकार को भुगतना पड़ा। गोलियां चली थी उसमें, आप तो क्या सही था? कर रहे हैं पद्मजा जी। तो क्या सही था सर? क्या सही था? गोलियां चलवाई थी वहां की उस समय की सरकार ने, राज्य सरकार ने। रक्त से सड़े हुए हैं कोलकाता पुलिस के उस समय के हाथ, मगर आज वही मैं पूछ रही हूं। उस वक्त जब आपकी नेता प्रदर्शन कर रही थी तो वो लोकतांत्रिक था।
आज जब कोई और प्रदर्शन कर रहा है तो वो अराजकता कैसे हो गया? दीदी आप बात ही अगर नहीं समझना चाहती है, अगर उसमें गोलियां चली, उसमें बुलेट्स चली है, इसमें वाटर कैनन चला है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुलेट एंड वाटर कैनन। ठीक है, देयर इज बुलेट और ये उनको अधिकार है। लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा समझिए, आप पढ़िए सब कि हमारा क्या बोला जाता है। आपने गोलियां चलवाई है, ममता बनर्जी ने जब धरना किया था गोलियां चलवाई। ठीक है, राधिका खेड़ा कल ही जो है पुलिस ने कहा कि हमें इंटेलिजेंस मिली है, हमें ये पता चला है सोशल मीडिया से, हमारे खुद के सूत्रों से, कि ये छात्र संगठन सिर्फ एक फ्रंट है, बीजेपी पीछे से पूरा डायरेक्शन कर रही है, ये पूरी फिल्म की डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी है और वो कलकत्ता में पूरी तरीके से एक अराजक माहौल बनाना चाहते हैं। तो पुलिस को रोकना ही था ना। पद्मजा जी देखिए कितनी हैरानी की बात है, जो बिल्कुल ही निकम्मी पुलिस थी वो सडनली सुपर इंटेलिजेंट हो गई है, जिनको ये तक नहीं पता चलता है कि प्रदेश में क्या हो रहा है। हमने देखा था आरजी कर हॉस्पिटल में किस तरीके से मॉब ने वैंडलाइज किया था क्राइम सीन को। अब सडनली उनको एकदम से सुपर इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं और वो इतने सुपर इंटेलिजेंट हो गए हैं कि एक सोशल मीडिया की रिपोर्ट से पता चल गया। देखिए जिस तरीके की तानाशाही वेस्ट बंगाल में चल रही है, पूरा देश देख रहा है, नहीं सिर्फ पूरा विश्व देख रहा है कैसे शर्मसार भारत हो रहा है, इतनी तानाशाही। और वो भी देखिए ना पुलिस की लाठी के बल से। एक विफल गृह मंत्री, एक विफल मुख्यमंत्री, एक विफल हेल्थ मिनिस्टर आज पुलिस की लाठी के पीछे छुप रही है क्योंकि उन्होंने अपने पाप का गठिया को छिपाना है। इतनी बर्बरता, आम लोग चल के जा रहे हैं, रेप इतने जैसी घिनौनी, मर्डर जैसा इतना घिनौना जो हादसा हुआ है वहां पर, उसके खिलाफ वो अपने प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं कि कितनी बर्बरता। और लगातार आप देख रहे हैं ना कि राज्यसभा के सांसद, सभा के नेता कपिल सिब्बल साहब को कोर्ट ने क्या फटकार लगाई थी जब वो हंस रहे थे। ये तो सरकार के वकील है जो कोर्ट में हंसते हैं ऐसी घटना पे। नहीं, वो स्टिंग ऑपरेशन का हवाला दे रहे हैं। शायद स्वयं पुरोहित जी भी वही स्टिंग ऑपरेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल से तृणमूल कांग्रेस की सोशल मीडिया पे ये स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर एक नेता तथाकथित रूप से कह रहे हैं कि भाई गोलियां चल जाएंगी, हम चाहते हैं कि वहां पर एक तरीके से सनसनी फैल जाए कलकत्ता में। एक बार सुन लेते हैं। जो लाशें गिरनी चाहिए, गिरफ्तार किया जी, अगर उनको वीडियो मिल गया, इतनी सुपर इंटेलिजेंट गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का मंजिल है, यस, उसको गिरफ्तार किया गया है। एक बार जरा सुन लेते हैं, इनकी पहचान हो गई स्वयं पुरोहित जी। एक बार चला लेते हैं, ये कौन सा स्टिंग ऑपरेशन है, एक बार दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। आप दिखाइए। আদৌ শান্তির আন্দোলন হবে না, আর এটা থেকে আবারও নতুন করে পিকআপ নেবে, গুলি চলবে, এখানে রবার্ট বুলেট চলবে। রবার্ট বুলেট আমার মনে হয় না ওরা বুলেট চালাবে, কারণ ওরা কিন্তু একটা জিনিস বুঝেছে। কিন্তু এরা कि वो एक तथाकथित तौर पे राइट विंग सपोर्टर हैं, इनकी पहचान हो गई है स्वयं पुरोहित जी? जी, भारतीय जनता पार्टी के एक जिला मंडल के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया है। ठीक है, उनको बाकायदा कल पुलिस ने बुलाया है, हिरासत में भी लिया है। बाकी डिटेल आपको कोर्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगी। मगर आज जो हुआ, मैं आपको कितने लोगों की तस्वीर दिखा सकता हूं सोशल मीडिया के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। मैं नाम गिनाता हूं, प्रत्युष सिंह, जो भारतीय जनता का पश्चिम बंगाल का अधिकारी है, आईटी सेल का मेंबर है, झंडा लेकर के हावड़ा ब्रिज पे बाकायदा मॉब को गाइड कर रहा था। मैं नाम लेके बता रहा हूं। पद्मजा जी नेता है, राधिका खेड़ा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि एक 5 स्टार होटल में जो ये छात्र संगठन के नेता हैं, उन्होंने जाकर के भाजपा के नेताओं से मुलाकात की। क्या आप इसको आधिकारिक रूप से पूरी तरीके से खंडन कर रही हैं कि इस पूरे प्रदर्शन से आपकी पार्टी का कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि अब यही तृणमूल कांग्रेस कहेगी कि पूरा ये आपने आयोजन किया था जानबूझ के? पद्मजा जी, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पे टीएमसी के दो नेता हैं, एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में बैठे हैं, एक ऑफिशियल नेता के रूप में बैठे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी दोनों पुरुष हैं तो थोड़ा धीमे बोलें, और जब हम महिलाएं बोल रही हो तो बीच में चिल्लाए नहीं, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील आवाज ऐसी है, लोगों को समझ नहीं आ रहा, फिर ये बीच में बोलेंगे। आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप चुप रहिए। आप लोगों को इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि ये कैसा मुद्दा है। देखिए पद्मजा जी, आवाज पसंद नहीं है
उसका कोई वो आप अपना कान ठीक करें। देखिए, हमारी आवाज ऐसी है। स्वयं पुरोहित जी, क्या तरीका हर कोई अपना पक्ष रखेगा तभी चर्चा आगे बीच में बोलना, आवाज अच्छी लगना या बुरा नहीं है। तानाशाही आप लोग करते हैं। जिसका चेहरा पसंद नहीं आया उसको जेल में डाल दिया, जिसका चेहरा नहीं पसंद आया उस लड़की को बोल दिया कि उसका कैरेक्टर खराब है। आप चुप करिए। पद्मजा जी, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वे टू डिबेट ऑन अ टॉपिक लाइक दिस। क्या ये भाजपा द्वारा प्रायोजित है? राधिका खेड़ा। पद्मजा जी, लगातार जो वेस्ट बंगाल में रेप होते आ रहे हैं, क्या वो भाजपा द्वारा प्रायोजित है? जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सुजेट केस याद है ना आपको, उस लड़की का कैरेक्टर तक क्वेश्चन कर लिया था, क्या वो भाजपा द्वारा प्रायोजित है? लगातार हम देखते आ रहे हैं महिलाओं को लेकर अपराध पीक पर है वेस्ट बंगाल में, और सरकार निकम्मेपन पर उतर आई है। इससे ज्यादा निकम्मापन क्या हो सकता है कि मुख्यमंत्री स्वयं के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? आपका इतना लंबा जर्नलिस्टिक करियर है कि आपने आज तक किसी मुख्यमंत्री को, जो एक लौती महिला मुख्यमंत्री है देश की, उस प्रदेश की गृह मंत्री भी, हेल्थ मिनिस्टर भी, खुद के खिलाफ प्रोटेस्ट करते देखा है? इतना हास्यास्पद इन्होंने पूरी सिचुएशन को बना दिया है। और यहाँ पे अब जब आम जनता जाना चाहती है, लोग जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं प्रोटेस्ट करने, तो तानाशाही के तहत पुलिस का बैटन लेकर वो उनको चुप करना चाहते हैं, डंडे से डराना चाहते हैं, लाठियों से, वाटर कैनन से। आपने खुद दिखाया किस तरीके से पूरे एरिया को छावनी में बदल दिया। गली मोहल्ले नुक्कड़ हर जगह बैरिकेडिंग। क्या पुलिस को इतने नॉर्मल बिना हाथ में किसी वेपन के लोगों से इतना डर है? इतनी नाकाम पुलिस है, इतनी नकम्मे पुलिस है कि जो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वहां पे शांति पर उनको प्रोटेस्ट नहीं या उसको मैनेज नहीं कर सकते। उनको पहले से पता था वहां प्रोटेस्ट। देखिए ना, आप जो क्या बोलना चाहते हैं, करेगी ना वहां पे कोई हंगामा ना हो, वहां पे कोई कौन करेगा? कहां वेपन मिला किसी के पास? बर्बरता का वेपन है जो ममता बनर्जी की पुलिस तानाशाही के तहत लोगों पर। अगर आम आदमी है वो ये सोचेगा कि जब 14 अगस्त को कुछ लोग आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ कर रहे थे, डॉक्टरों को पीट रहे थे, तब तो पुलिस वहां कहीं दिख नहीं रही थी। आज पूरा लाव लश्कर लेकर के पुलिस पहुंच गई। पुलिस तो एक तरीके से छुप रही थी आरजी कर हॉस्पिटल में। एक तरीके से प्राथमिकताओं पर और पश्चिम बंगाल की राजनीति पर, सरकार पर सवाल नहीं उठेंगे। डॉक्टरों को आप बचा नहीं पाए, प्रदर्शनकारियों को आप पीट रहे हैं। जयंत जी, देखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं विश्लेषक हूं, कोई पार्टी के स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, तो इसीलिए मुझे दोनों तरफ से कुछ बिंदु है जिसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आरजी कर का घटना, जैसे आपने जिक्र किए मिडनाइट जो ट्रॉमा हुआ था, जो लोग तोड़फोड़ किए थे, और उसके पहले जो रेप एंड मर्डर घिनौनी, और ये जो इशू है, इसमें पश्चिम बंगाल में आम जनता के मन में एक ऑर्गेनिक नेचुरल, मैं 40 साल पत्रकारिता कर रहा हूं, ऐसे ऑर्गेनिक मूवमेंट, ऐसे रिस्पांस, मतलब उसमें स्टूडेंट था। आज के जो है उसमें जूनियर डॉक्टर ने बोल ही दिया कि हम लोग नहीं जाएंगे। देयर वाज नो जूनियर डॉक्टर इन दिस मूवमेंट टुडे। लेकिन एक नेचुरल मूवमेंट जो हुआ है वो आपको मानना पड़ेगा कि सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ एक मानसिकता, एक माइंडसेट, ये पश्चिम बंगाल में आज के दिन में, इस समय, ये इलेक्टोरल विक्ट्री, इलेक्टोरल इसमें फायदा, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन रेपिस्ट को, मतलब वी वांट जस्टिस, रेपिस्ट को सजा दो। और दूसरी बात है कि क्रिमिनल जो एक्टिविटीज इन दिस हॉस्पिटल, और हेल्थ मिनिस्टर सीएम है, तो इसीलिए इसमें एक्शन होना चाहिए। देखिए, अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हाईकोर्ट के आधार पर, कोर्ट के आधार पर, निर्देश के आधार पर, और सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले लिए हैं। इस समय आज के जो मूवमेंट है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा छात्र एक्चुअली अर्जुन सिंह क्या कर रहे थे वहां। अगर स्टूडेंट मूवमेंट है, आपके चैनल में हम देख रहे थे कि फॉर्मर बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही वाज देयर, और इमीडिएटली सुकांतो चौधरी पार्टी प्रेसिडेंट, मैं उनको सम्मान करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, और मे बी इट्स ए गुड स्ट्रेटेजी ऑल्सो टू गेट फायदा, इलेक्टोरल फायदा फॉर बीजेपी, बट दैट इज अ डिफरेंट इशू। आई थिंक टुडे द नेचुरल ऑर्गेनिक मूवमेंट ऑफ बंगाल, जिसके कारण लेफ्ट में भी शामिल नहीं हुआ इस मूवमेंट में, इट हैज बिकम ए बीजेपीज मूवमेंट। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मूवमेंट टू ए पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रक्चर, पार्टी डिसिप्लिन, वेदर इज गुड और बैड, वो अलग बात है। और मैं कह रहा हूं, कल भी इसके लिए बंद कर दिया है बीजेपी ने,
और ममता ने बोले हैं कि हम नहीं मानेंगे। तो बेसिकली द मेन जो इशू था, वो इशू था रेप, वो इशू था मर्डर, वो इशू था संदीप घोष का क्रिमिनल एक्टिविटीज। उससे ज्यादा अभी इशू हो गया कि रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अभी तो चुनाव नहीं है, चीफ मिनिस्टर कैसे रिजाइन करेंगे? अभी 356 अगर बीजेपी करे तो वो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आज साउथ ब्लॉक में अगर स्टूडेंट, तृणमूल के स्टूडेंट अगर साउथ ब्लॉक में अंदर जाना चाहेंगे, जहां 144 है, नवान्न इज लाइक दैट, इज अ स्टेट हेडक्वार्टर, आप उसके अंदर आप जाएंगे, उसके टेरेस से कलकत्ता शहर देखेंगे, ये इजाजत तो नहीं दिया जाता। बिल्कुल, पर जयंत दास यही पे मैं एक राजनीति हो रही है, बेशक हो रही है, पर यही राजनीति तृणमूल कांग्रेस भी कर रही थी। जैसे हम सिंगू बॉर्डर का अगर एक उदाहरण ले लें, सिंगू बॉर्डर पे 144 लगा हुआ था, वहां पर जब उस वक्त सरकार ने कटीले तार या बैरिकेड लगाए, तब ममता बनर्जी ने क्या ट्वीट करके बोला? उन्होंने कहा कि हमारे देश का उत्थान कैसे हो सकता है जब किसानों के ऊपर टीयर गैस शेल्स चलाई जाएं। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं, जो भाजपा कर रही है वो बिल्कुल गलत है। उस वक्त वो राजनीति कर रहे थे, अब भाजपा भी वही राजनीति कर रही है। जैसे कहते हैं ना, यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड। नहीं, ये देखिए, मैं एक शब्द बोलूंगा कि बेसिकली रूलिंग पार्टीज पॉलिटिक्स एंड ऑपोजिशन पॉलिटिक्स इज डिफरेंट। पार्लियामेंट में भी होता है। जो बीजेपी जब ऑपोजिशन में रहते थे उस समय जो पार्लियामेंट कैसे स्टॉल करते थे, आई एम द विटनेस इन दिल्ली। तो ये देखिए, बानतला का रेप का इंसिडेंट जब ममता बोलते हैं, तब आप मतलब यू नॉट यू द अदर प्रतिपक्ष कहते हैं कि व्हाई यू आर मेंशनिंग बानतला इज सीपीएम टाइम, नाउ यू हैव टू फेस टुडे। तो आज ममता बनर्जी ने एज अपोजिशन लीडर जो गलती किए थे, क्या उसके लिए आज बीजेपी वो गलती कर सकते हैं? क्या हम उसके लिए इजाजत 144 तोड़ने का भी दे सकता हूं? दैट इज अनदर एस्पेक्ट। सो इट इज बेसिकली रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन दोनों को सोचना चाहिए। आई एम नॉट बिल्कुल, पर यहाँ राजनीति के दोहरे मापदंड भी एक सवाल उठाते हैं, और मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ 2021 और 2024 में क्या बदल गया। अगर आपको लगता है कि सिंगू बॉर्डर पे जो हुआ वो असंवैधानिक था, तो वही जब आप कोलकाता में करते हैं तो वे संविधान जैसा कैसे हो सकता है? देखिए, 3 फरवरी 2021, उस वक्त आपको याद होगा कि हिंसा हो रही थी, कुछ अराजक तत्व थे जिन्होंने हिंसा की थी। तब इस पूरे इलाके को बैरिकेड इस तरीके से कर दिया गया, वहां पर कंटेनर, वहां पर सीमेंट की बोरियां रखी गई, और अब यही नजारा आपको कोलकाता में भी देखने को मिला। आपको यह भी देखने को मिला कि 3000 से 4000 पुलिस वाले पूरे कोलकाता में डिप्यूट किए गए थे। और एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहती हूं। ये बताइए ऋतु चौधरी जी कि ये जो सो कहते हैं हिपोक्रेसी तो फिर नहीं बर्दाश्त होगी। आज एक आदमी को पीट कर पुलिस वैन में भर करके ले जाया गया, ये तो आप नहीं कह सकते कि संविधान के हिसाब से ऐसा ही किया जाना चाहिए। ऋतु चौधरी जी, क्या ज्यादा बल प्रयोग हुआ है लोगों के खिलाफ? देखिए, इस देश में प्रदर्शन करना एक संवैधानिक अधिकार है, और वो कोई भी, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, कोई भी, उनको पूरा हक है कि वो अपने लिए, अपने हकों के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन कोलकाता में अभी ऐसा हुआ है कि भाजपा ने अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, अपना जो है वोट का पोलराइजेशन करने के लिए इस चीज को, इस पूरे प्रदर्शन को अपने हाथ पे ले लिया है। ठीक है, अभी आपके ही चैनल पे कई वीडियोस भी आपने दिखाए। तो ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं कि ये वही लोग हैं जहां पर किसानों के आंदोलन के लिए ये खाई खोदते हैं, उनको आतंकवादी बताते हैं, उनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, तो आपने ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। ये वही लोग हैं जो जंतर मंतर पे पश्चिम बंगाल सरकार ने किया, उसका भी विरोध करते हैं। आपको लगता है वो गैर संवैधानिक है? देखिए, हम बिल्कुल, देखिए, कोई भी, मैंने पहले ही बोला, कोई भी प्रदर्शन हो इस देश में, उसको संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन करने का। परंतु बीजेपी किस मुंह से ये बात बोलती है कि ये जो है इस तरह से, ये आप देखिए, प्रदर्शन में स्टोन पेल्टिंग हुई, आपको लगता है कि स्टूडेंट्स ने की? ये भाजपा का काम है। भाजपा का काम है हिंसा फैलाना। भाजपा का काम है किसी भी राज्य में जो है
इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देना, गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर देना, गृह युद्ध की स्थिति। राधिका खेड़ा, अर्जुन सिंह वहां पर मौजूद थे। पद्मजा जी, अर्जुन सिंह वहां पर मौजूद थे। जी, आपने लगातार इधर सवाल पूछा कि आप इसको गैर संवैधानिक मानती हैं। ममता बनर्जी के जो रवैया है, ये एक बार नहीं बोली, ये उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको याद है ना कि निर्भया कांड जब हुआ था, ऐसे ही लोग सड़कों पे उतरे थे, तब क्या बीजेपी उसको मैंने पहले ही बोला कि हम आपके बीच में नहीं बोली, मेरे बीच में नहीं बोली, हमेशा प्रदर्शन करियो कि आप तमाम ज्यादा अच्छा है। सबसे बीच में बोल रही हैं, आप सबसे बीच में बोल रही हैं। तब मोदी जी जो करते हैं वो भी असंवैधानिक है, और अगर पश्चिम बंगाल में होता है तो वो भी असंवैधानिक है। साफ तौर पे ये कह रहे हैं, लेकिन भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेक, मैं अपनी बात करूं, अगर भाजपा रहेगा ये अपने समय में बात करें, चलिए इनको बोलने दीजिए, तो वो इस मामले पर भी नहीं बोल सकती कि ममता बनर्जी क्या कर रही है। पर आप तो दोनों पे बोल सकते हैं ना। मैं अपनी बात, आप भी सिंघू पर बोल करके कोलकाता पे चुप नहीं रहना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए। आपके साथ नेता, आपको भी दोनों पे बोलना चाहिए। फिर एक तरफ आप कहें कि भाई हम अपना हाथ खींच लेंगे, दूसरी तरफ हम फ्रंट फुट पे चले जाएंगे। ठीक है राधिका खेड़ा, पर उस सवाल का जवाब दीजिए। आज के प्रदर्शन में, एक सेकंड, आज के प्रदर्शन में किसी जूनियर डॉक्टर ने हिस्सा नहीं लिया। दूसरा, वहां पर आपके पूर्व सांसद मौजूद थे। तीसरा, अब जबकि सीबीआई पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो क्या चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांगना ये सही है? ऐसे तो हर कोई चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देता रहेगा, ये तो राजनीति है, ये न्याय नहीं। राधिका खेड़ा। पद्मजा जी, उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। शाउटिंग मैच करना है तो मेरी आवाज इतनी ऊंची, इन सबकी आवाज दब जाएगी। लेकिन इमेजिन करिए अगर यही सीन भारतीय जनता पार्टी रूल किसी स्टेट में होता तो आज कितना हाहाकार मच रहा होता, किस तरीके से पूरा विपक्ष, इंडिया अलायंस एक भारतीय जनता पार्टी का होता। देखिए ये औरत फिर बीच में बोलेगी, ये तरीका नहीं है। जिनके अंदर हिम्मत नहीं है ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने की, वो चुप रहे। पद्मजा जी की आवाज म्यूट करिए, वरना ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। ना टीवी ना भारतवर्ष एक शाउटिंग मैच कराता है। सॉरी, दिस इज नॉट द वे। चौधरी जी, ऋतु चौधरी जी, किसी को नहीं सुन पाएंगे, किसी को नहीं सुन पाएंगे अगर हम एक दूसरे पे चिल्लाते रहेंगे। आपने अपना पक्ष रखा, अब उनसे जवाब तो ले लीजिए। उनसे 3 सीधे सवाल पूछे गए हैं, जवाब सुन लेते हैं, बोलिए। पद्मजा जी, जब तक ये इंडिया अलायंस के लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या ममता बनर्जी का टीएमसी, जब तक मामले को समझेंगे नहीं कि कितना रोकटे खड़े करने वाला मामला है, कितना संवेदनशील मामला है, ये लोग ऐसे चिल्लाते हैं ऐसे मामले के ऊपर, शर्मनाक है। और इनका रवैया इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। अपने चुनाव के पहले यार क्या हो रहा है, मोदी का परिवार मिला के बैठे हो आप। आई एम सॉरी, ये तरीका नहीं है। ये कोई मच्छी मार्केट नहीं है। आपको अनुरोध कर सकती हूँ पद्मजा जी, दिस इज नॉट अ आपकी मच्छी बात मार्केट, सुनाई नहीं देगी, किसी और की बात भी सुनाई नहीं देगी, हम सिर्फ चिल्लाते रह जाएंगे पूरे 1 घंटे एक दूसरे नहीं, ये दो तरह की ये मामला संवेदनशील। और मैं सवाल उन्हीं से पूछ रही हूँ कि भाई आपके सांसद वहां पर क्यों थे? क्या आपने प्रायोजित किया था पूरे प्रदर्शन को? सुन लीजिए ना। मच्छी मार्केट का आपको ज्यादा पता है, मुझे तो पता नहीं। आपको ज्यादा पता है। एक-एक करके बोलिए राधिका। आप देख रही हैं, पूरा देश आपको देख रहा है आप किस तरीके से एक महिला के रेप पर खड़ी नहीं हो सकती साथ, और लगातार इस तरीके से आप बिहेव कर रही है। और आई रिक्वेस्ट यू पद्मजा जी, इन्हें म्यूट कर दीजिए। अरे हम लोग खड़े हैं रेप अरे पर। गॉड के साथ अगर कोई खड़ा है तो क्या है? ये महिला है, कैसे खड़ी हुई है महिला के साथ? आप लोग कहाँ हैं? आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वे। पूरी डिबेट का टाइम जा रहा है और यही चाहती है विपक्ष की डिबेट पर आ जाए। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर सकते हैं ताकि एक-एक आदमी करके बोल सके, एक-एक करके बोल सके, फिर बादल देवनाथ जी के पास जाना है। बोलिए राधिका। पद्मजा जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। देखिए पद्मजा जी, पूरा के पूरा कांग्रेस का जो लोकसभा के समय पे जो उनका पूरा प्रोजेक्ट था वो महिला न्याय और 5 न्याय थे। महिला न्याय सबसे पहला था और राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। लेकिन अफसोस आज कांग्रेस के राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका वाड्रा हो, सब के सब ममता बनर्जी से डरे बैठे हैं और कोई एक भी ना उनका प्रवक्ता ममता बनर्जी का नाम लेने को तैयार है, ना ये बोलने को तैयार है कि जिस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही हैं, लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको करने देना चाहिए। ममता बनर्जी का कोई नाम नहीं ले रहा है, एक शब्द में भी नहीं। और आप बताइए, जो बोला जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है, पूरा टॉलीवुड जो बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री है वो क्या भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है? आम जनता, डॉक्टर्स पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है? नहीं, सब आज सड़कों पे है क्योंकि निर्भया फिर सबको याद आ गई है। आपने निर्भया कवर किया था, क्या हुआ था? आज भी रोंगटे खड़े होते हैं और इस केस में और भी ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि
पूरा का पूरा शासन और प्रशासन एक आदमी को बचा रही है। हमने सबने देखा संदीप घोष को कैसे लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह बेटर पोस्टिंग दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो मदाल में काला है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्यों उसको बार बार, आप मुझे बताइए, कहीं पर भी एक बेसिक सिंपल सवाल है, कहीं पर भी अगर कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के अंडर होता है उसको प्रमोट करके बेहतर जगह भेजा जाता है कि उसको ऑफ ड्यूटी किया जाता है? ये बेसिक्स है। ठीक है, बट आज के प्रदर्शन की बात, आज के प्रदर्शन की बात, क्या ये सच में छात्रों का प्रदर्शन था या भाजपा का प्रदर्शन था? बिल्कुल छात्रों का प्रदर्शन था। और आपको याद होगा एक प्रदर्शन में ममता बनर्जी उस समय जब वो छात्र राजनीति में थी तो राइटर्स बिल्डिंग के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था ज्योति बासु जी के खिलाफ। आपको याद है ना, उनकी गाड़ी के बॉनेट पे भी खड़ी हो गई थी वो, और वहां पे खूब ऐसे ही लाठीचार्ज हुआ था, खूब बर्बरता पुलिस ने और ज्योति बासु की सरकार ने करी थी एक लड़की के बलात्कार के ऊपर जो उन्हीं के एक कार्यकर्ता ने किया था। और जब उनको अरेस्ट किया गया, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी ने कसम खाई थी कि मैं वापस दोबारा लौटूंगी मुख्यमंत्री बनकर। जो इतना मुखर होके मुख्यमंत्री की गाड़ी पे खड़ी हो गई थी महिला, आज वो क्या कर रही है? खुद उसी लाठी के पीछे खड़ी हो बादल देवनाथ और जी लोगों के ऊपर लाठी चलवा रही है। अगर वो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट पॉलिटिशियंस भी है, तो क्या उनको हक नहीं है प्रोटेस्ट करने का? लोकतंत्र बनाम अराजकता। बादल देवनाथ जी बताइए क्या सवाल है आपका? लोकतंत्र है या अराजकता है? आप करे तो लोकतंत्र, कोई और करे तो अराजकता। बुलाया आपने? हाँ, पहले बताइए आप मुझे क्यों बुलाया? सर क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत जरूरी है। आपका भाषण सुनने के लिए आधा घंटा आपका भाषण, आपका महान है, पूरे देश में महान संचालक है आप। नहीं सर, हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा था, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत जरूरी है। बोलिए। आप महान एंकर है आप। नहीं बिल्कुल नहीं, आप महान है, बोलिए। एंकर है आप। आपका भाषण सुनने के लिए मैं आधा घंटा बैठा हूँ। सर सबसे कम तो मैं ही बोली हूँ, सबने अपना अपना पक्ष रखा है, आप भी रखिए, बोलिए। नहीं ऐसा ये कोई जेंटलमैन का काम नहीं होता है। आप जैसे बोल रहे हैं ना, एक साधु आदमी ये है, महिला है, ऐसा मत बोलिए। एक आदमी को बुला के आधा घंटा से बैठ के रखा है। सवाल पूछिए। आपको अपना पक्ष रखना है। सवाल पूछ रही हूँ कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी करती हैं तो वो संवैधानिक होता है, कोई और करता है तो अराजकता, ऐसा क्यों? आपको सबसे पहले आपको बता, जो पार्टी का स्पोक्स पर्सन जो बता दिया वही आंसर है। दूसरा बात है आज का प्रोग्राम क्या था? आपका प्रोग्राम था कोई छात्र, कुछ व्यक्ति, कुछ युवा छात्र समाज के नाम पर एक आंदोलन बुलाया। मतलब यहाँ पर आज कोई छात्र नहीं था, पूरे भाजपा के कार्यकर्ता जो आंदोलन बुलाया था, जो प्रोग्राम बुलाया था, आज जो बुलाया था वो भाजपा के कार्यकर्ता है, लोकल कार्यकर्ता है। ये किसने मैडम आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को लेके आपके पास कोई भी आंदोलन कर सकता है, लेकिन आप बताइए प्रधानमंत्री के दफ्तर के बाहर, उत्तर प्रदेश योगी जी के दफ्तर के बाहर कोई नवान्न जो जहां पर राजभवन है, आईपीएस आईएएस कोई मंत्री मिनिस्टर बैठते हैं, वहां पर 140 पहले धारा क्या था आईपीएस। मुझे बहुत खुशी है आपने ये बात कही, क्योंकि जब दिल्ली में कहीं धारा 144 लगती है और उसे कोई तोड़ने की कोशिश करता है तब आप उसका समर्थन करते हैं। आप कहते हैं कि कहीं भी डेमोक्रेसी में ऐसा ही होना चाहिए, पर जब कोई आपके शहर में करता है आप उसको रोक लेते हैं। 163 वायलेट करके सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, हाई कोर्ट का जो निर्देश है, उस निर्देश को उल्लंघन करके आप कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको 3 दिन पहले या राजनीतिक तौर पे फिर आपको एक पैमाना रखना चाहिए ना। आप अलग अलग शहरों के लिए, अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड नहीं रख सकते। कोई परमिशन आपने लिया? सर दिल्ली में जब किसान आंदोलन के दौरान लोग ट्रैक्टर लेकर के एक लाल किले में घुस रहे थे, उन्होंने परमिशन ली थी? उनको जब पुलिस ने रोका आपने कहा कि फांसीवादी है ये? ठीक है ना, यही तो बात है, आप तो सुनना नहीं चाहते। आपको पहले ही बता 163 है जहां पर प्रशासनिक भवन है, उस प्रोटेक्ट एरिया में आप घुस सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश, हाई कोर्ट का बादल देवनाथ जी, वही तो मैं आपको पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि जब दिल्ली में कोई ट्रैक्टर लेकर के आईटीओ के सामने घुस जाता है तब आप उसका समर्थन क्यों करते हैं? वो भी तो रूल तोड़ रहे हैं ना, वो भी तो कानून तोड़ रहे हैं। न्याय मांगने के लिए आंदोलन किया था, पीड़िता के आंदोलन, उस पीड़िता के न्याय मांगने के जो आंदोलन किया था, लेकिन उसमें वही भाजपा के लोग ना पीड़िता के घर गया, ना पीड़िता को कोई हेल्प किया, ना आज जो आंदोलन किया उसमें कोई छात्र था, ना कोई जूनियर डॉक्टर्स भी था।
एक भी जूनियर डॉक्टर नहीं था मैडम। तो आज का जो आंदोलन है, प्रोटेक्ट एरिया में आप घुसते नंबर में जाके आप क्या करेंगे? आपने तो कोई चार्टर्ड ऑफ डिमांड भी नहीं दिया पहले दिन। जब हम लोग 5 आदमी जाएंगे, 10 आदमी जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, ये हमारा चार्टर्ड ऑफ डिमांड है, लेकिन एक भी परमिशन आपने नहीं लिया। लेकिन आपका आंदोलन का रूप क्या था, क्या करना जा रहे थे ऊपर? लेकिन आपका जो टोटल जो भाजपा का जो आंदोलन था, ये तो टोटल फ्लॉप हो गया, विफल आंदोलन हो गया। ठीक है राधिका खेड़ा, जब आंदोलन दिल्ली में हो रहा था वो सब के सब किसान थे। आज के दिन कोई भी छात्र नहीं था, इसीलिए उनको रोकना जरूरी था। बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। उसका समर्थन इसलिए किया गया क्योंकि वो सब के सब सही थे। पद्मजा जी, चर्चा यहाँ पे किस बात की हो रही है? आप देख रहे हैं लगातार जो टीएमसी है और उनके प्रवक्ता है और उनके साथ ही इंडिया अलायंस वाले हैं, जब भी हम इस रेप के बारे में, इस मर्डर के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, वो उसको और चीजों से कंपेयर करते हैं। आप कैसे एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर सकते हैं? आपका आंदोलन क्या था मैडम? आप बताइए, आंदोलन का मतलब क्या था? नहीं बोली ना आपने कोई मैं आपके बीच में नहीं बोली, आपको पूरा समय मिला। आपकी बात गई, मेरी बात गई, जाने दीजिए मैडम। कोई आप लोग जब आंदोलन करते हैं कोई भी स्टेट में, आपको तो परमिशन लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का रूल्स है, आप पॉलिटिकल लीडर है, आप हाई कोर्ट का निर्देश है, निर्देश को आपको पालन करना पड़ेगा। मैं बोलूँ चलिए, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का सबको पालन करना चाहिए। राधिका खेड़ा, सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कहते कि लोगों को दौड़ा के पीटा जाए, पर ठीक है, हमारा संविधान छोटा करना। बादल जी प्लीज, क्या डिबेट करवा रही है? आपने देखा था ना पिछले 6 महीने से इंडिया अलायंस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी और उनके पीछे जो उनकी पूरी टीम है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, वो सब हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूम रहे हैं और लगातार कॉन्स्टिट्यूशन की कस्में खा रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है, वही संविधान हमें हक देता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और उसी संविधान के हक के चलते वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आप एक हाथ में तो संविधान पकड़ेंगे, संविधान की दुहाई देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब लोग प्रोटेस्ट करने आते पीसफुली, तब आप बर्बरता दिखा के, देखे ना आपने किस तरीके की इमेजेस आई है, स्टूडेंट्स को घसीटते हुए सड़कों से लिया जा रहा है, उनकी पीठ टूट रही है, लोगों पे वो जो पानी की बौछार आती है ना पद्मजा जी, वो इतनी जोर की लगती है कि दूर आके आदमी गिरता है और कितनी इंजरीज होती है। तो क्या इंसान, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, जर्नलिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब इस देश के सिटीजन है और सबको वही लाल किताब, वही संविधान हमें हक देता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकें। ठीक है, के बारे में देते हैं रोहित जी। ऐसा भी हक है, तो ये तमाम उन बेटियों के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? तो जो तमाम बेटियां जो है मोदी राज में जिनके साथ रेप हुआ और अभी भी हो रहा है, अयोध्या और कन्नौज के बारे में बात करो ना, लेकिन यहाँ पर अयोध्या कन्नौज कैसे डिबेट करवा रहे हैं? नहीं, ये ऋतु जी हैं, कह रही हैं कि आप अयोध्या की बात करिए, आप मणिपुर की बात करिए, आप कोलकाता की बात करिए। रोहित जी, आप कुछ दिखा रहे थे, क्या दिखा रहे हैं आप? जी, मैं दिखा रहा हूँ संविधान का हनन। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, ये पिछले शुक्रवार का ऑर्डर है, बंद विल हिट नॉर्मल लाइफ, नो पार्टी शैल एनफोर्स इट। ये आदेश है मुंबई हाई कोर्ट का, जहां पर डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो शिंदे ग्रुप है, उनकी जो सरकार है, उसके खिलाफ में महाविकास आघाड़ी ने एक बंद बुलाया था। उस बंद के खिलाफ में ये सरकार जाती है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जाती है, और वहां से वो हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है कि बंद असंवैधानिक है। इनके नेता जो कल बंद बुलाए हैं पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का, मैं पूछना चाहता हूं कितने लोगों को रोजगार जाएगा? आप भी ऑर्डर ले आइए। कितने लोगों की जो रोजगारी, दुर्गा पूजा आ रही है, सुनिए, बलात्कार मुद्दा नहीं है, बलात्कार के नाम पर ये राजनीति, बलात्कार मुद्दा नहीं है, कितने लोग हैं? मुद्दा ममता बनर्जी की कुर्सी है, ममता बनर्जी की चमचागिरी है, बलात्कार मुद्दा नहीं है, बेटी मुद्दा नहीं है, डॉक्टर मुद्दा नहीं है, आपकी राजनीति अच्छी मुद्दा है। कभी बीजेपी तो राधिका खेड़ा जी ममता बनर्जी के बारे में बयानबाजी मत करते। ममता बनर्जी पूरे देश में पश्चिम बंगाल की नेत्री है, पूरे देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जो महिलाओं को एक महिला को सुरक्षा नहीं दे सकती। एमएलए हो, एमपी हो, हर क्षेत्र में महिला के लिए आगे बात
करती है। महिलाओं को लक्ष्मी भंडार, रूपश्री, रेप होने के बाद उसका कैरेक्टर क्वेश्चन किया था ना ममताओं के बारे में ममता बनर्जी को राधिका खेड़ा पे संज्ञान लेने की देखिए, आवश्यकता नहीं है। राजनीति तो हर कोई करता है, राजनीति आप भी करते हैं। आप कहते हैं कि भाई जब आप डेलीगेशन भेजते हैं तो आप कहते हैं कि भाई हमारा काम ही है लोगों के मुद्दे उठाना, राजनीति करना। अब मगर हमने क्या वहां पर लाशें गिरवाने जो है अब आपके विपरीत है। सवाल ये है कि हमने वहां लाशें गिरवाने की बात की है? जो मुख्य मुद्दा है कि क्या डॉक्टर बेटी को न्याय मिलेगा कि नहीं, ये कहीं खोता तो नहीं जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली शराब नीति केस में आरोपी बीआरएस लीडर के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में जांच पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल के जल्द पूरा होने की उम्मीद फिलहाल तो नहीं है। के कविता, आपको याद होगा कि 5 महीने से जेल में बंद है। वो महिला है और पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इसी कोर्ट में कई आदेशों में कहा गया है कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए। कोर्ट ने जमानत के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त 10-10 लाख रुपए के बेल बॉन्ड भरने होंगे। दूसरी, सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी। तीसरी, के कविता को अपना पासपोर्ट भी जमा करना पड़ेगा। इस जमानत के बाद सियासी गलियारों में राजनीति जाहिर सी बात है कि तेज हो गई। बीजेपी कह रही है कि जमानत का मतलब ये तो नहीं है कि अपराध मुक्त हो गई है के कविता। कोर्ट का फैसला आगे आएगा तो उन्हें सजा भी मिलेगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि अदालत में हर मामला एक एक करके झूठा साबित होता जा रहा है और यही है आज हमारा डिबेट। राधिका खेड़ा हमारे साथ बनी हुई है। कुलदीप कुमार प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बीआरएस से दिनेश चौधरी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे। राधिका खेड़ा, आज तो सवाल इस पे भी आप ही से पूछा जाएगा। एक एक करके, जिसको कहते हैं ना कि ताश के पत्तों की तरह ये केस ढह नहीं गया तो कमजोर तो हो रहा है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल को एक केस में जमानत मिल गई और अब के कविता भी। पद्मजा जी, जमानत मिल जाने का ये मतलब तो नहीं है वो बाइज्जत बरी हो गए। जमानत तो मिलती है, पैरोल भी मिलता है, तो ऐसा तो है नहीं। जैसे कि कोर्ट ने कहा कि जांच चल रही है और ये केस अभी खत्म होने वाला नहीं है और मुख्य आरोपी वो है, इस बात से कोई दो राय नहीं है। और शी इज ऑन बेल, जमानत। और जमानत में आपने देखा है, आपने खुद ही बताया, अगर वो पाक साफ होती तो इतनी बड़ी बड़ी शर्तें नहीं लगती उनके साथ। जमानत जब लग रही होती है, मिल रही होती है, तो शर्तें भी उस हिसाब से होती है क्राइम कितना सीरियस है और कितने उस आदमी पे आरोप है। और इतने महीने, अगर 5 महीने वो जेल में रही हैं तो कोर्ट ने कुछ सोच समझ के ही जमानत नहीं दी होगी। मनीष सिसोदिया हो, उनको भी कितने टाइम जेल में रखा तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा कि चल रही है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर उनको जमानत मिली है, मैं फिर बोलूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि ढोल नगाड़े बजाए जाए, फायरवर्क्स करे जाए कि भाई वो तो पाक साफ हो गए। पर कोर्ट ने सिर्फ जमानत ही नहीं दी ना। कोर्ट ने ईडी सीबीआई से ये भी सवाल पूछा कि भाई आप किसी भी आरोपी को अप्रूवर बना करके फिर उसके बयान के आधार पे दूसरे आदमी पे इल्जाम लगा करके उसको आजीवन तो जेल में नहीं रख सकते। तो ये जो पूरा एक चक्र चल रहा है कि एक आदमी पहले आरोपी, फिर अप्रूवर, फिर वो निर्दोष हो जाता है, फिर उसको आपकी पार्टी का टिकट मिल जाता है, फिर आप उसका वो सारे चार्जेस लेकर के दूसरे आदमी पे इल्जाम लगा देते हैं। अब कोर्ट कह रहा है कि ये नहीं चल सकता। देखिए, यही कोर्ट है जिन्होंने जमानत नहीं दी थी ना। मैं तो फिर यही बात बोल रही हूँ, मैं कायम रहूंगी उन चीज़ों पे कि जो बार बार कोर्ट ने कहा। और ये भी कहा कि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता रहनी चाहिए अदालतों में, जो हमें सरकारों में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहूँगी, आरोपों से बरी नहीं हुई है, ये वही कोर्ट है। और जब तक वो देखिए ना, उनको कहा 10-10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड बहुत सीरियस क्राइम्स में भरा जाता है। सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं किया जाएगा, शर्तें हैं। और अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, क्योंकि कोर्ट भी समझता है ये फरार हो सकती हैं, वरना पासपोर्ट नहीं रखा जाता। हर बेल बॉन्ड में नहीं होता कि आप पासपोर्ट रखिए। तो कोर्ट ने, मैं फिर बोलूंगी, ये जो एक नैरेटिव बनाया गया था ना मनीष सिसोदिया के रिहाई के टाइम पे भी, जो आम आदमी पार्टी ने कहा था अरे बरी हो गए, अरे बरी हो गए, जश्न मनाइए, वो वहां पे चल के यात्राएं निकाल रहे हैं और दिल्ली डूब रहा है, वो अपने गुनाहों से बरी नहीं हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कानून और आपको जो संविधान हक देता है उसके तहत आपको बेल मिली है। ठीक है, कुलदीप कुमार, जमानत है, बेगुनाही नहीं।
देखिए, पहली बात तो ये कि अब ये कह रहे हैं कि जमानत मिली है, बरी थोड़ी ना हुए। मैं पूरी जिम्मेदारी से इनसे कह रहा हूँ, ये तो ईडी और सीबीआई के प्रवक्ता भी हैं साथ साथ, क्योंकि भाजपा की दोनों बहुत क्लोज एजेंसीज़ हैं जो उनके कहने पे नेताओं को फंसाती हैं, ट्रैप करती हैं, उसके बाद सरकारें गिराती हैं, पार्टियां तोड़ती हैं, ऑपरेशन लोटस चलाती हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ ट्रायल शुरू करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कट कहा था कि जब ये ट्रायल शुरू होगा तो 10 मिनट भी ये केस नहीं टिकेगा। ये बात ईडी भी जानती है, ये बात सीबीआई भी जानती है। तभी तो 6 महीने ज़्यादा, आज 1 साल होने वाला है, ट्रायल शुरू नहीं किया गया। और सोचिए कितनी बड़ी जांच, देश की सारी एजेंसीज आम आदमी पार्टी के पीछे लग गई, आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे लग गई। भाजपा ने एक ऐसा घोटाला तैयार किया जिसमें आम आदमी पार्टी को फंसाया और पूरा जाल तैयार किया, और उसके बाद उनके नेताओं को एक एक करके जेल में डालने का काम किया। 2 साल हो गए आज, 2 साल में 1 रुपए की बरामदगी ईडी और सीबीआई और देश भर की सारी एजेंसीज मिलकर नहीं कर पाई। ये सबूत है आम आदमी पार्टी की बेगुनाही का, अरविंद केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल दी मनीष सिसोदिया जी को, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 17 महीने मनीष सिसोदिया जी के कौन लौटाएगा, 17 महीने उनके परिवार के कौन लौटाएगा। आपने एक दिल्ली के शिक्षा मंत्री को, जिन्होंने दिल्ली के बच्चों के भविष्य को बनाने का काम किया, उनको उठा के जेल में डाल दिया। आपने एक अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री, जो दिल्ली की शानदार सरकार चला रहे थे, जो दिल्ली के लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया करा रहे थे, आपने एक झटके में उठा के उनको जेल में डाल दिया, केवल इसलिए कि आपको आम आदमी पार्टी को बदनाम करना था, आपको अरविंद केजरीवाल जी की छवि को धूमिल करना था, आपको आम आदमी पार्टी को तोड़ना था, आपको आम आदमी सरकार को गिराना था। पर कुलदीप जी चैनल पे कि आज जो झूठ का परिंदा, झूठ का जो केस तैयार किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय में एक एक करके ढहता जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही और झूठ था उसको खोखला करने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करने का काम किया है। एक करके सब लोग इसमें बेल होती है। दूसरी बात, बहुत अच्छा भाषण था। पीएमएलए में बेल मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पीएमएलए में बेल मिलना बड़ी बात है। राधिका खेड़ा, बहुत ही अच्छा भाषण दिया यहाँ कुलदीप जी ने, लेकिन वो भूल गए ऐसे ही भाषण जब बेल पे केजरीवाल साहब बाहर आए थे ना, तो वापस जेल भी गए। ये भी याद रखना, बेल पे आए थे, आज फिर जेल में है। उन्होंने आके जब अपने लोकसभा के चुनाव के अंदर जब ऐसे ही भाषण दिए थे, तो भाषण में कहा था अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल में वापस ना जाऊं, दिल्ली की जनता को कहा था, तो वोट करिएगा ताकि 7 सीटें लोकसभा की हम जीते, मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? 0 अंडा आई 7 में से। दिल्ली की जनता भी आपको मानती है कि आप लोग करप्ट हैं। दिल्ली की जनता ने आपको दे दिया, कोर्ट तो केस चल ही रहा है, दिल्ली की जनता ने, जनता जनार्दन ने फैसला सुना दिया कि आप करप्ट हैं, और वो आपको क्या मानते हैं। अब आप जितना भगवान राम ने नैया को डुबा दिया। राधिका, 0 सांसद दिल्ली वाले तो कृपया ना बोले, आप खुद हारे हैं, तो आप तो ज्ञान ना दें। आपने भी बोला था अगर चाहते हैं केजरीवाल बाहर आ जाए, अगर चाहते हैं केजरीवाल जेल ना जाए, तो 7 सीटें जिता दो, 7 सीटें में वापस नहीं जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी ने नैया को डुबा दिया, लो डुबो दिया उस नैया को। डुबो तो आप दिल्ली में रहे हैं, रोज बच्चे डूब के मर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। उसके बाद भी आप लोग अपना चेहरा टेलीविजन पे दिखाते हैं, हर रोज पे डूब के मर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आके मारे डूब जाना चाहिए। बैसाखी पे खड़ी हो गई वो सरकार, एमएलए है आप, और दिल्ली में डूब के मर रहे हैं बच्चे। सरकार बैसाखी पे खड़ी हो गई। राधिका खेड़ा जी, क्योंकि आप लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 400 पार वाले केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार, क्या हुआ 400 पार का? जनता ने ठेंगा दिखा दिया। पर कुलदीप बोला था ना केजरीवाल साहब ने। कुलदीप जी एक सवाल, अगर आप कह रहे हैं कि के कविता को बेल मिलना ये दिखाता है कि केस कमजोर है, तो आज दिल्ली की पिला दो, बहुत तेज बोल रही थी बेचारी, आवाज बाहर चली गई हो। नहीं, ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। आज ही दिल्ली के आबकारी नीति में केजरीवाल जी की न्यायिक हिरासत को 3 सितंबर तक बढ़ाया गया है, तो क्या इसका यह मतलब माना जाए कि वो केस मजबूत है? केजरीवाल जी की आज ही न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। नहीं, देखिए केस मजबूत नहीं है, ये षड्यंत्र है। जब पता लगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने पहले लोअर कोर्ट ने बेल दी, आपको पता है लोअर कोर्ट ने क्या क्या अपनी जजमेंट में लिखा, वो भी इस देश के लोगों को पता है अच्छी तरह से। उसके बाद जज भी षड्यंत्र में शामिल है इनके हिसाब से, में बिना ऑर्डर हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जाने के बाद
हाई कोर्ट जाने के बाद ये हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल देने का काम किया, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, ये सीबीआई को पता लगा कि बेल हो जाएगी, तुरंत प्रभाव में सीबीआई इस केस में कूद जाती है और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का काम करती है। सिर्फ और सिर्फ एक मंशा, ये दिल्ली वालों को, देश वालों को पता है कि केवल एक मुख्यमंत्री को जेल में रखने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचने का काम मोदी सरकार ने किया, भाजपा की सरकार ने किया, और देश ने देखा, और देश ने देखा कि कैसे ये लोग अपनी सत्ता की राजनीति में चूर होकर, सत्ता के नशे में चूर होकर कैसे चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मुझे गर्व है आम आदमी पार्टी के नेताओं पे, मनीष सिसोदिया जी पर 17 महीने जेल के अंदर रहे, लेकिन ना बिके ना टिके, मजबूती के साथ भाजपा के षड्यंत्र के सामने खड़े रहे। पद्मा जी मजबूती के साथ खड़े रहे, और आपने कहा कि इतने महीने तक हमारे नेता ना बिके ना टिके, आप ये तो नहीं कह रहे कि बीआरएस बिक गई और टिकी नहीं? क्योंकि ये भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी तेलंगाना में लोग चला रहे हैं कि बीआरएस ने डील कर ली भाजपा के साथ कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। कुलदीप जी, देखिए मैं कह रहा हूं ये बात बीआरएस की नहीं है, बात यह है कि केस ही कुछ नहीं है। केस पूरा का पूरा झूठ के आधार पर, झूठे पुलिंदे के आधार पे खड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट उस पुलिंदे को खत्म करने का काम कर रहा है धीरे धीरे। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है आप 17-17 महीने, आप 6-6 महीने, 2-2 साल लोगों को जेल में रखते हो, आप ट्रायल शुरू नहीं कर पाते हो, 2-2 साल ट्रायल शुरू करने, सबूत पेश नहीं कर पाते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां है। तो ये समझ में आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पुलिंदा खुल चुका है, देश के सामने आ चुका है, और ये 400 पार वालों को 240 पर लाके इस देश की जनता ने खड़ा कर दिया है। और अभी अगर ये बाज नहीं आए अपनी इस तानाशाही से, तो देश की जनता इनको इसका सबक सिखा देगी, और राधिका खेड़ा जी भी उसमें पूरी भागीदार होंगी। ठीक है दिनेश चौधरी जी, अब मैं बताती हूँ कि तेलंगाना में जो सारे व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें क्या कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है। एक दिलचस्प बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का जो पूरा मामला है उसमें भी आपका जुड़ाव है। वो एक तथाकथित साउथ ग्रुप है जिससे पैसा लेकर के अरविंद केजरीवाल जी ने गोवा के चुनाव के लिए इस्तेमाल किया था वो पैसा। अब आप मेरे को ये बताइए कि ऐसा कैसे है कि केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिल रही है और आपकी नेता को जमानत मिल गई? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं व्हाट्सएप पे कि डील हो गई, तेलंगाना में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीआरएस को इस तरीके से जमानत दे दी गई। पद्मजा जी, पहली बात तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो भी ये व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब संदेश घुमाते हुए फिर रहे ना, ये सब बिल्कुल मंदबुद्धि है। क्योंकि हम ना किसी से डरते हैं ना किसी को झुकते हैं। तेलंगाना कुछ कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि आपने डील कर ली बीजेपी से। मैं इसीलिए उनको मंदबुद्धि बोला ना। देखिए, हमें जो पार्टी तेलंगाना के साथ पिछले 10 सालों से अन्याय करते आ रही है, वो पार्टी से मिलने का जरूरत हमें कुछ भी नहीं है। और अगर मिलने वाले थे तो हमारी लीडर कविता जी जेल में नहीं जाती थी। और एक बात, ये जो आप साउथ ग्रुप, गोवा इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, ये सब खाली हवा में अफवाहें उड़ाए जा रहे। मैं पूछना चाहूंगा, 1 रुपए भी बरामद कर सकी आज तक ईडी या सीबीआई? वो कह रहे हैं हवाला से पैसा दिया गया। नहीं, वो पैसों का ट्रेल है क्या? अब कोई भी जो भी आके आरोपी है वो बोलेगा कि हाँ मैंने उसको दिया, मैंने इसको दिया, तो विदाउट एनी एविडेंस क्या केस टिकेगी? और ये भी है, आप देखिए, वो आरोपी जो भी पकड़े गए, अप्रूवर बने, उसके बाद वो इलेक्शन बॉन्ड खरीदते हैं बीजेपी से, अप्रूवर बनते हैं कि उनको बेल मिल जाता है। तो मैं बोलूंगा कविता जी या केजरीवाल, इन लोगों को जिस मकसद से बीजेपी में जेल के अंदर डाला है, वो मकसद इनकी पूरी नहीं हुई। क्योंकि बिना सबूत का कोई भी केस नहीं टिकेगा। और बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि खाली बेल आई है, वो पाक नहीं बनी। तो मैं उनको ये भी बोलना चाहूंगा, सिर्फ केस लगी है, सजा नहीं मिली। तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता, आप लोग तय नहीं कर सकते कि वो निर्दोष है या दोषी है। राधिका खेड़ा, केस जो है धीरे धीरे करके एकदम बिखर रहा है। आज कविता, कल केजरीवाल। केजरीवाल भी छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। केजरीवाल तो छूटे थे, जेल के ताले खुले थे, वापस जेल में चले गए।
अरे जनता ही नहीं चाहती कि वो बाहर आए। मैंने जैसा कहा, जनता जनार्दन भी अपना फैसला दे चुकी है, क्योंकि केजरीवाल साहब ने तो बोला था, फिर रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप चाहते हो मैं जेल के बाहर आ जाऊं, मुझे फंसाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी मुझे फंसा रहे हैं, आप वोट दो, 7 सीटें जिताओ, मैं जेल में वापस नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? जीरो सीटें आई हैं। पर राधिका जी, ये तो वैसा ही लॉजिक हो गया ना, जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर का असर नहीं हुआ, आप फैजाबाद हार गए। ये तो वैसा ही लॉजिक हुआ कि ये दिल्ली में मतलब इनकी 0 सीटें आई, मतलब लोगों ने कह दिया कि केजरीवाल जो है गिल्टी हैं। पद्मजा जी, मैं तो बता रही हूँ कि जैसा ये कह रहे हैं कि ताले खुल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये भी क्या लॉजिक है कि बेल मैं तो कह रही हूँ कि तार ऐसे जुड़े हुए हैं। भाई अगर तार कैसे जुड़े हुए हैं? आपने कहा कि साउथ लॉबी ने केजरीवाल जी को पैसा दिया, विजय नायर के थ्रू दिया। अब अगर साउथ लॉबी की जो तथाकथित सरगना है उनको जमानत मिल रही है, मतलब कल को केजरीवाल जी को भी मिल जाएगी। केस तो वही है ना, और सब प्रताड़ित है आपसे। 30 नवंबर 2022 अमित अरोड़ा जब गिरफ्तार किया गया था, जो गुड़गांव से कारोबारी है, जो इन लोगों का साथी है, उसने नाम ले लिया के कविता का। हमने तो नहीं लिया, ना हमारी सरकार ने लिया, ना किसी और ने लिया। तो किसने? विजय नायर के माध्यम से दिल्ली में आप सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। ये तो इन लोगों ने ही बताया है ना, हम तो नहीं क्रिएट कर रहे कोई चीज। और ये सबूत है, इसीलिए इतने समय तक जांच के लिए और जो भी रीजंस के लिए कोर्ट ने बेल नहीं दी ना। इतने महीने हो चुके, मनीष सिसोदिया अंदर रहे ना, पर एक बेसिक ह्यूमन राइट्स भी होती है, और सबका, जैसे मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन हर तरीके से एक मौका तो देता ही है ना। बिकॉज यू आर नॉट, मतलब कि ये बात भी सही है कि अभी उन पे चार्ज सारे प्रूव नहीं हो रहे हैं, केस अंडर ट्रायल है, पर ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना, दे आर नॉट डिक्लेयर्ड दैट दे आर नॉट गिल्टी। कुलदीप कुमार से प्रक्रिया का हिस्सा है, मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा है, नहीं तो कैसे कैसे पैसा गया है सब पता है सीबीआई ईडी को। देखिए नहीं, देखो ईडी को तो नहीं पता, अब राधिका जी को पता तो जाके ईडी को बता दे, ईडी कोर्ट में बता देगी। अभी तक तो कोर्ट में साबित नहीं कर पाई ईडी। पूरा का पूरा केस जो है वो केवल और केवल मंगूठा रेड्डी और शरद चंद्र रेड्डी के ऊपर टिका हुआ है। शरद चंद्र रेड्डी कौन है? शरद चंद्र रेड्डी वो हैं जिन्होंने भाजपा को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में 60 करोड़ का चंदा दिया और चंदा लेकर बेल उनको मिली। मंगूठा रेड्डी कौन है? जो भाजपा के सहयोगी पार्टी के साथ मिलकर जिसके लिए मोदी जी प्रचार करने जाते हैं, इनके सांसद चुनाव लड़ते हैं। तो पूरा का पूरा केस ही भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया, पूरा का खाका उसका तैयार किया, लेकिन कहते हैं ना साच को आंच नहीं है, समय लगा। समय इसलिए लगा, ये बार बोलते दिनेश अरोड़ा के बयान पे भी आधारित है कानून में। और राधिका खेड़ा कह रही है दिनेश अरोड़ा तो आपके दोस्त थे, आपके नेताओं के साथ तस्वीरें हैं, दिनेश अरोड़ा के भी तो बयान है उसमें चार्जशीट में। नहीं, किसी के कोई दोस्त नहीं होते हैं। जब किसी को परेशान किया जाता है, दोस्त जब नाम ले ले तो बाय बाय। 6 महीने जेल में रखा जाएगा, 8-8 महीने जेल में रखा जाएगा, 8-8 महीने जेल के अंदर रखा जाएगा और उसको फिर टिकट दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दो। वो बयान देगा और उसको टिकट मिलेगा भाजपा सहयोगी पार्टी का और मोदी जी प्रचार करने के लिए जाएंगे। तो देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, देश की जनता सब समझती है, वो सब समझती है। 60 करोड़ भाजपा को किस बात के दिए थे? जनता तो समझती है, और अब जनता क्या फैसला देगी कि एक एक करके एक मामले में लोगों को लगातार जमानत मिलती जा रही है। क्या ये इस तरीके का अंदेशा है कि केस मजबूत नहीं है, या सारे जितने लोगों को जेल में रखा गया था वो निर्दोष है, या ये भी एक राजनीति का हिस्सा है? जनता ये भी समझ जाएगी।